हेलो बच्चों, कैसे हो? फर्स्ट क्लास। तो चलिए, आज का टॉपिक है हम लोगों का सेल्फ इंडक्शन। तो सेल्फ इंडक्शन हम लोग इससे पहले वाले पार्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं कि सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है और किसी भी कॉइल के अंदर एनर्जी कितनी स्टोर होती है, ये सारी बातें हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। ये है पार्ट आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पार्ट 6 और पार्ट 5 में सारी बातें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं कि कहीं पर भी सॉलिनॉइड यदि है एक, तो उसका सेल्फ इंडक्टेंस कैसे निकालोगे, किसी कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस कैसे निकालोगे, यदि दो कॉइल है तो सीरीज में कैसे जोड़ोगे और पैरेलल में कैसे जोड़ोगे। P100 फिजिक्स और मैं आपका STP सर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए प्लेन कॉइल। तो राइट द हेडिंग सेल्फ इंडक्टेंस of the plane coil। क्लियर? सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द प्लेन कॉइल। सपोज कर लिया जाए कि यह कोई एक कॉइल है और इसमें करंट फ्लो कर रही है I, रेडियस है R। सपोज किया जाए कि यह एक कॉइल कोई है। क्लियर? पीछे सेल्फ इंडक्शन क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन क्या है, पीछे वाले पार्ट में सब कुछ दिया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ या पूरा सब कुछ पीछे का अच्छी तरह से आपका वेल प्रिपेयर्ड होगा। नहीं है तो कोई बात नहीं, जल्दी से कर लीजिए। ठीक है, ओके। चलो बेटा, तो आ जाओ यहाँ पे देखो। तो जानते हो कि पीछे हम लोग पढ़े हुए हैं, क्या पढ़े हैं पीछे, कि फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। कहीं पर भी किसी भी कॉइल के अंदर करंट की वैल्यू आप बढ़ाएंगे तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का मान बढ़ेगा, और जब मैग्नेटिक फील्ड का मान बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड का मान बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा। तो फाई प्रोपोर्शनल टू I होता है और फाई बराबर क्या होता है, LI होता है। क्लियर है सब कुछ? ये सब लास्ट वीडियो में, पीछे वाले वीडियो में सब कुछ है, यानी कि पार्ट 5 EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पार्ट 5 में सब कुछ है। ये है पार्ट 6। चले बेटा, तो L बराबर कितना हो गया, L इक्वल टू फाई अपॉन I, वेबर पर एम्पियर, जिसे वेबर पर एम्पियर, जिसको क्या कहते हो, हेनरी, इसी को कहते हो हेनरी। ओके, चलो H। अब यदि सपोज किया जाए, यदि यह सिंगल टर्न है, अभी हम लोग नंबर ऑफ टर्न कितना लिए हैं, 1 लिए हैं, तो एक टर्न के लिए सेल्फ इंडक्टेंस का मान इतना है। सेल्फ इंडक्टेंस तो सेल्फ इंडक्टेंस है, वो तो L ही रहेगा, हम लोग उसको L से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। लेकिन यदि हम यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स, ओके ध्यान दीजिएगा, यदि मैं नंबर ऑफ टर्न्स एक फेरा और लगा देता तो क्या होता, फ्लक्स बढ़ जाता, और एक फेरा लगा देता और फेरा वायर का होता तो और बढ़ जाता। यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे फाई का मान, फ्लक्स का मान भी बढ़ जाता है, क्योंकि एक चक्कर में, एक राउंड में यदि आ रहा है फाई तो n राउंड में कितना जाएगा, n फाई। तो देयरफॉर लेट, तो अब लिख दीजिए कि लेट नंबर ऑफ टर्न्स इक्वल टू n। नंबर ऑफ टर्न n हो तो देन, तो क्या हो जाएगा, L बराबर n फाई अपॉन I। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो L इक्वल टू n फाई बाई I लिख सकते हैं हम, इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। ओके, अच्छा अब चलिए जा देखा जाए, हमको फाई की यदि वैल्यू पता चल जाता, यदि हमको फाई का मान पता चल जाए ना, ये फेरों की संख्या कितना मान लिया जाए, n मान लिया जाए, तो यदि हमको फाई की वैल्यू पता चल जाए ना, और फाई का मान यहाँ पे रख दिया जाए, सॉल्व कर दिया जाए, तो हम लोग की L की वैल्यू आ जाएगी। तो वही जो आएगा वही क्या कहलाएगा, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए प्लेन कॉइल। चलिए क्या होगा यार, तो फाई बराबर क्या होता है बेटा, जानते हो। अब आ जाइए कि सिंस फाई बराबर क्या होता है, BA cos थीटा, जहाँ पर प्लेन पे डाला गया परपेंडिकुलर है ना, थीटा B और नॉर्मल वेक्टर थीटा क्या था बेटा, नोट करिए, थीटा सब पीछे पड़े हुए हैं। थीटा बराबर एंगल, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन
एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड B एंड एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर क्या ds, एरिया वेक्टर क्या होता है ds, ये क्या होता है ना परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है। ओके, तब इसलिए आप लिखते हो फाई बराबर कैसे लिखते हैं, क्लोज यूनिकल B डॉट ds, इसीलिए लिखते हैं ना। तो ये पीछे पड़े हुए हैं ds, तो ये क्या है वेक्टर B, ये क्या है वेक्टर D, नॉर्मल वेक्टर बोलते हैं। तो फाई बराबर B है। अच्छा, अब तो परपेंडिकुलर जब डालेंगे इस पर तो यह एंगल 0 हो जाएगा, तो एंगल 0 हुआ मीन्स की थीटा बराबर हमेशा क्या होता है 0, लेकिन यदि थीटा का मान कुछ दिया है तो थीटा वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ थीटा का मान है 0, तो फाई बराबर कितना हो गया, फाई बराबर BA हो गया। चलिए यहाँ तक नोट करिए जल्दी फास्ट। फाई बराबर BA। ओके, अब आइए हम यहाँ पे चलते हैं उधर। आइए अब यहाँ से इस पर चलते हैं, इस पार्ट पर, क्या कि लेट नंबर ऑफ टर्न्स इक्वल टू n, चूंकि दिया हुआ नंबर ऑफ टर्न्स ना, नंबर ऑफ टर्न्स इक्वल टू n दिया हुआ है, तो हमारा फाई भी यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, फाई बराबर कितना हो जाएगा, फाई बराबर NBA, फाई बराबर NBA लिख सकते हैं हम लोग, फाई बराबर NBA। चलिए अब यदि n टर्न है तो अब इस फाई की वैल्यू हम ला करके L वाले वैल्यू में पुट करते हैं, तो नाउ L इक्वल टू फाई बराबर NBA। तो अभी फिलहाल अभी हम लोग B का पहले मान रख दिया जाए, तो NBA अभी पुट बाद में किया जाए, पहले इसे B की वैल्यू निकाल लिया जाए। B की वैल्यू अब देखना है कि यहाँ B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर B कितना है, तो कॉइल का B याद होगा, कॉइल का किसी भी कॉइल में B की वैल्यू कितनी होती है, μ0/2 Ni/r, r इज द रेडियस। तो चलिए, तो यहाँ पर B बराबर कितना हुआ, μ0/2 Ni/r इंटू क्या हुआ, इंटू देखिए A है पाई r², तो B बराबर कितना हुआ, नहीं हम लोग अभी B की वैल्यू लिख रहे हैं ना बेटा, तो B अभी इतना ही रहने दिया जाए कि ये तो किसी वैल्यू आ गई, B की वैल्यू आ गई। देखिए अब फाई की वैल्यू अब निकाल दिया जाए, तो फाई कितना आया, n B μ0/2 Ni/r इंटू क्या A मीन्स पाई r², सॉल्व कर दीजिए कितना आ जाएगा, फाई बराबर n μ0/2 Ni/r, दिस इज द वैल्यू ऑफ द फाई, दिस इज द वैल्यू ऑफ द फाई, ये फाई की वैल्यू आई, हो गया। हाँ, क्या निकाल रहे हैं हम लोग, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द प्लेन कॉइल, किसी भी कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस कितना होता है हम लोग वो निकाल रहे हैं। चलिए अब ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है और ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। फाई की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, देखिए क्लियर, फाई की वैल्यू देखिए यहाँ पर आ चुका, फाई बराबर n μ0/2, ओके, और हाँ म्यू, फाई बराबर म्यू n, तो फाई की वैल्यू हम लोग निकाले बेटा, तो चलिए फाई की वैल्यू यहाँ से हम लोग हटा दें अभी n, इस n को हमको जो अभी जरूरत नहीं बेटा, n हम लोग माने हुए हैं वहाँ पर, ठीक है, फाई बराबर BA, इस n को हटा दीजिए आप, ठीक है ना, ओके, यानी यहाँ के वाला B का मान निकालिए, A का मान कितना, क्योंकि फाई हम लोग यहाँ n तो माने ही है। अच्छा और ठीक, अच्छा और यहाँ पर देखिए Ni/r n टर्म्स है, तो यहाँ 2 बार लिखा गया है, हटा दीजिए, Ni/, हो गया, क्या आया, फाई बराबर μ0/2 Ni/r, ओके, ये क्लियर है, फाई, ये फाई की वैल्यू है बेटा, 2 बार n हो गया था।
हो गया, चेक कर लीजिए। क्लियर? हाँ, कैलकुलेट कर जाइए, मेरे साथ ही आप सॉल्व करते रहिए अपना। सेल्फ कैसे निकालोगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो जो बोर्ड के स्टूडेंट होंगे उनको निकालने के लिए आएगा एग्जाम में। आपका बोर्ड चाहे जो भी हो, चाहे CBSE बोर्ड, चाहे IC बोर्ड हो, या स्टेट बोर्ड हो, कोई भी UP बिहार हो, हाँ, मध्य प्रदेश MP कोई भी बोर्ड हो, तो वहाँ पे ये प्रूफ करने के लिए आएगा। लेकिन जो IIT एग्जाम में बैठ रहे हैं, IIT एग्जाम में और NEET एग्जाम में, तो सीधे लास्ट आंसर ना आता है एग्जाम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हो गया, आगे बढ़ा जाए। देखिए अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट में लाइए, ये वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहाँ से हटा दूँ ये 5 और BA cos थीटा हटा दो बेटा। हो गया, नोट कर लिए होंगे। चलिए अब, हाँ, अब इसी वैल्यू ले लीजिए। 5 की वैल्यू आप ला के यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो पुट द वैल्यू ऑफ 5 लिख दीजिए यहाँ पर कि पुटिंग वैल्यू ऑफ 5 इन इक्वेशन फर्स्ट, पहले वाले इक्वेशन में आइए रख दिया जाए। तो चलिए रखते हैं यहाँ पर L बराबर n/i इंटू 5 का मान देखिए आया हुआ है वहाँ पर μ0/2 NIR रख दिया। NIR देखिए सब हो गया ना, μ0/2 NIR वैल्यू रख दिया। I से I कट कर दीजिए। L बराबर कितना हुआ, μ0 n स्क्वायर μ0 n स्क्वायर R अपान क्या बाई 2 भी है 2। तो दिस इज द फैंटास्टिक वैल्यू ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस। क्या होता है सेल्फ इंडक्टेंस? यही क्या होती है, यही क्या कहलाती है? पीछे वाला वीडियो पढ़े होंगे, सब क्लियर होगा। यही कहलाता है बेटा क्या, इलेक्ट्रिकल इनर्शिया। क्या कहलाता है? यही इलेक्ट्रिकल इनर्शिया। अच्छा, इसका यूनिट क्या बेटा, हेनरी ना, हेनरी। तो हेनरी इज द यूनिट। कैसे रिप्रेजेंट करोगे, H से, कैपिटल H से रिप्रेजेंट करोगे हेनरी। तो दिस इज द सेल्फ इंडक्टेंस, दिस इज द इलेक्ट्रिकल इनर्शिया। क्या खासियत है इसकी? किसी भी कॉइल की जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है उसकी क्या खासियत होती है, क्या करता है वह? तो सेल्फ इंडक्टेंस, दिस इज द इलेक्ट्रिकल इनर्शिया। और ये डिलेइंग प्रॉपर्टी, यानी कि पढ़े ना पीछे वाले वीडियो में सब कुछ, यह डिले करता है। सेल्फ इंडक्शन प्रोसेस का नाम ही डिलेइंग है। यदि कहा जाए कि सेल्फ इंडक्शन क्या है, तो आप कहेंगे कि सेल्फ इंडक्शन इज द डिलेइंग प्रॉपर्टी, यानी डिले करता, देर करता है। ग्रोथ हो रहा होगा तो ग्रोथ का देर करेगा, ग्रोथ हो रहा होगा तो ग्रोथ का विरोध करेगा, और यदि डीके हो रहा होगा तो डीके का विरोध करेगा ना। तो सेल्फ, ये सब पीछे पड़े हुए हैं। तो सेल्फ इंडक्शन इज द क्या है, डिलेइंग प्रॉपर्टी। Self induction is the delaying property. It always opposes growth and decay of करंट। यह हमेशा ही ग्रोथ और डीके दोनों का ही क्या करता है बेटा, ये विरोध करता है। ठीक है ना, हमेशा ही विरोध करता है। ठीक, चलो बेटा देखो यहाँ पर, देखो नज़र पड़ गई यहाँ पे, देखिए छूटा हुआ है, क्या छूटा हम लोग का, पाई है ना बेटा अभी यहाँ। तो चलिए यहाँ लगा दो बेटा, देखो नहीं छूट जाता, ये पाई है। ओके, और जब यहाँ करेंगे पाई तो यहाँ पर भी क्या जाना बेटा, पाई। हाँ, पाई भी है ना, हाँ। तो यानी कि फाइनल आंसर क्या बेटा, L बराबर पाई μ0 n स्क्वायर R/2। ओके, क्लियर? हाँ, एक बार अच्छी तरह से नोट करिए फर्स्ट क्लास।
और अब आपको याद क्या रखना है, ये लास्ट लाइन, ये लास्ट लाइन, हाँ सभी लोग ध्यान दें, ये लास्ट लाइन पाई म्यू नॉट n स्क्वायर r बाई 2 हेयर r इज द रेडियस ऑफ द कॉइल, n इज द नंबर ऑफ द टर्न। मीन्स यदि ये कहा जाए कि सेल्फ इंडक्शन का मान यदि बढ़ाना और रेडियस में हम कोई परिवर्तन न करें, बाकी किसी चीज़ में कोई परिवर्तन हम ना करें, तो देख रहे हैं कि सेल्फ इंडक्टेंस का मान कैसे बढ़ेगा बेटा। तो L प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, सभी चीज़ों को कांस्टेंट रखा जाए तो L प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, यानी कि दो कॉइल कोई ऐसी हो जिनमें नंबर ऑफ टर्न्स का रेशियो n1 और n2 हो ना, तो L1 अपान L2 बराबर क्या कहिएगा, n1 स्क्वायर अपान n2 स्क्वायर। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, नोट दिस। तो ये था सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन एंड सेल्फ इंडक्टेंस दोनों चीजें क्या होती हैं, क्लियर हो गए सब लोग? फैंटास्टिक। आइए, अब ये था सेल्फ इंडक्टेंस हम लोग का किसी प्लेन कॉइल का, और अब हम लोग चलते हैं निकालने क्या, सेल्फ इंडक्शन किसका, सोलिनॉइड का। चलिए आइए देखा जाए, किसी का निकालना हो नियम यही रहेगा ना, नियम यही रहेगा। तो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, एक प्लेन कॉइल और दूसरा सोलिनॉइड, दो मोस्ट इंपॉर्टेंट, और उसे बना करके तो कुछ भी बोला जा सकता है। मान लीजिए कि कोई फ्रेम है, स्क्वायर फ्रेम है, उसका सेल्फ इंडक्शन बताओ, कोई दिक्कत नहीं, प्रोसेस यही रहेगा, अभी निकाल के चेक कर लिया जाएगा, है ना, प्रोसेस यही रहेगा। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, सबसे पहले हाँ निकालने का प्रोसेस क्या बेटा, सबसे पहले पहला स्टेप क्या करना है, पहले स्टेप में आपको L की वैल्यू निकाल देनी है सिंपल फार्मूले से, जो 5 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Li होता है, वहाँ से L की वैल्यू निकाल देनी है। पहला स्टेप पूरा। दूसरे स्टेप में क्या करना है, दूसरे स्टेप में फाई की वैल्यू निकालना है, और उस फाई की वैल्यू को ला करके उसी क्वेश्चन में पुट कर देना है, और क्वेश्चन चाहे कुछ भी हो, अब वो चाहे कोई प्लेन कॉइल हो या चाहे सोलिनॉइड हो। तो चलिए यही काम हम लोग करते हैं अगले के लिए। अब लिख दीजिए कि सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलिनॉइड। किसी सोलिनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस कैसे निकालोगे, क्लियर? प्रोसेस वही ना, हाँ प्रोसेस वही। कोई सोलिनॉइड है सपोज करिए, और सोलिनॉइड में नंबर ऑफ टर्न्स, तो सपोज किया जाए कि ये कोई सोलिनॉइड है, क्लियर? और नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, करंट फ्लो कर रही है इसमें I, नंबर ऑफ टर्न्स इक्वल टू n है, करंट I फ्लो करेगा ना। ये कोई सोलिनॉइड है, और सोलिनॉइड में जानते हो कि ये क्या होता है, सोलिनॉइड पीछे, हाँ सोलिनॉइड सब कुछ पीछे पढ़े हुए होंगे, ठीक है ना। ये नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस होता है, किसी नॉन कंडक्टिंग पाइप के ऊपर कंडक्टिंग वायर लिपटा रहता है ऐसे ही ना, उसकी वाइंडिंग की गई होती है, उसी को कहते हो सोलिनॉइड कहते हो, ठीक। और एक कैसा बिहेवियर शो करता है, यह भी ठीक एक मैग्नेट का बिहेवियर शो करता है। अब यह N होगा कि यस, तो करंट के डायरेक्शन में निर्भर करता है, एक सिरा N हो जाता है, दूसरा इसका S हो जाता है, एंड जस्ट वर्क लाइक ना बार मैग्नेट, ठीक, बार मैग्नेट की तरह से काम करता है, ठीक। अच्छा, और अब इसके अंदर जब लोहे की पीस रख देते हो, एक आयरन पीस रख देते हो, ओके, तो लेट पुट ए आयरन पीस इनसाइड द सोलिनॉइड, इट बिकम्स इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो यही क्या बन जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाता है ना। तो इस काम के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। और यहाँ पर इसे रखने से फ़ायदा क्या होता है कि मीडियम अंदर की परमेबिलिटी को क्या करता है, यह बढ़ा देता है ना, क्या कर देता है, परमेबिलिटी इंक्रीज कर जाती है, इसकी परमेबिलिटी इंक्रीज चल जाती है। जब इन परमेबिलिटी इंक्रीज करने से फ़ायदा क्या होता है बेटा, फ्लक्स लीकेज, अभी हम आगे पढ़ाएंगे सर,
फ्लक्स लीकेज ना, फ्लक्स लीकेज रिड्यूस्ड हो जाता है। फ्लक्स लीकेज क्या होता है? ए टाइप ऑफ लॉस ऑफ द मैग्नेटिक एनर्जी। फ्लक्स लीकेज क्या बेटा ये टाइप आगे से पढ़ेंगे अभी ना कि ए टाइप ऑफ लॉस ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी है। तो ये तो सारी चीज़ें रिलेटेड, जो सॉलिनॉइड से रिलेटेड चीज़ें हैं मैं वो आपको बता रहा हूँ। फिलहाल हम लोग का टॉपिक क्या बेटा? हम लोग का टॉपिक के साथ सेल्फ इंडक्टेंस निकालना। तो पहली लाइन क्या बताया हूँ अभी पहली लाइन फाई बराबर एल आई, कोई दिक्कत नहीं बेटा। एल बराबर फाई बाई आई, नंबर ऑफ टर्म्स एन है तो देयरफॉर एल बराबर क्या हुआ? एन फाई बाई आई। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज द फिक्स लाइन। यानी किसी का भी निकालना होगा, किसी का भी आपको निकालना है तो पहली लाइन आपकी फिक्स है कि एल का मान आपका एल इक्वल टू इतना होगा ना, ये पहली वैल्यू आपकी पहली लाइन फिक्स है आपका। क्लियर? चलिए अब क्या करेंगे, अगला स्टेप। अब क्या निकालते हो? फाई का मान निकालते हो, फाई की वैल्यू निकालते हैं। तो चलिए फ्लक्स लिंक्ड विद द सोलेनॉइड। अब फ्लक्स कितना है, चलिए अब इसको देखा जाए तो फाई बराबर क्या होता है बेटा? फाई बराबर बी ए। ओके, तो फाई बराबर बी का मान रख दीजिए म्यू नॉट बाई 2। फाई का मान नो फाई बराबर क्या ना था बेटा? बी का मान यहाँ पर निकालना है ना बेटा। तो चलिए ऐसे कर दीजिए। चलिए पहले फाई बराबर बी का मान यहाँ पर रखिए, कितना आता है? म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट बी, सोलेनॉइड का बी किसके लिए? लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए। तो आप क्या मान के चल रहे हैं? ए लॉन्ग सोलेनॉइड, ए लॉन्ग सोलेनॉइड। आप ए लॉन्ग सोलेनॉइड माने हुए हैं तो ए लॉन्ग सोलेनॉइड, ध्यान दीजिएगा कि यह लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए है। तो फाई बराबर क्या होगा बेटा? फाई बराबर म्यू नॉट एन आई, बी की वैल्यू। अब बात रही ए क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये जो है ना देख रहे हो ये, तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया उसका। तो ए क्रॉस सेक्शन एरिया वैसे रहने दीजिए। अब ये क्या हो गया हम लोगों का? इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इस 2 नंबर के इक्वेशन को हम लोगों को 1 नंबर के इक्वेशन मिला करके पुट कर देना है कि नहीं? कर दीजिए। चलिए तो 2 नंबर के इक्वेशन को लाकर 1 नंबर में पुट कर दिए। एल इक्वल टू, तो देखिए एल इक्वल टू कितना बेटा? एल इक्वल टू है हम लोगों का, एल इक्वल टू एन फाई बाई आई, ये है। यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, एन बाई आई रहने दीजिए, फाई का मान यहाँ से ले लीजिए। देखिए फाई की वैल्यू ये है म्यू नॉट एन आई इंटू ए। तो म्यू नॉट स्मॉल एन आई इंटू ए, आई से आई हटा दीजिए। एल बराबर कितना हुआ? म्यू नॉट एन कैपिटल एन स्मॉल एन, म्यू नॉट एन इंटू ए। ओके, तो यू कैन से कि दिस इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द दिस इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। तो दिस इज द सेल्फ इंडक्टेंस। क्लियर? हाँ, अब आप जानते हैं दूसरे फॉर्म में इसको लिखना। तो देखे होंगे कि यह N1 N2 भी, यदि मैं इसी को कह दूँ ना N1 N2, यह N1 है यह N2 है, तो यह N1 N2 के रूप में हो जाएगा। कैपिटल एन स्मॉल एन के फॉर्म में लिखे हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो यह कई तरह से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो डोंट बी कन्फ्यूज। क्लियर? डोंट बी कन्फ्यूज। ओके, तो एल इक्वल टू म्यू नॉट एन इंटू ए। क्लियर? क्या पढ़े बेटा? क्या पढ़ रहे हो? सेल्फ इंडक्टेंस। क्लियर? P100 फिजिक्स जम के पढ़िए। ऐसे सब कुछ बहुत आसान है, सब कुछ ना ऐसे ही सब कुछ याद कर लीजिए। सारा रिजल्ट पूरा याद होना चाहिए सब। फिलहाल फाइनल आंसर क्या आएगा
तो अब हम लोग जानते हैं कि स्मॉल n बराबर क्या होता है बेटा, n/l होता है ना। तो स्मॉल n को कहते हो कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, क्या बोलते हो, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी नंबर ऑफ टर्न्स यानी कि 1 मीटर में कितना टर्न है। तो पूरी जो लंबाई होती है l, उससे आपने क्या कर दिया, इसको पूरे नंबर ऑफ टर्न्स को डिवाइड कर देते हो। क्लियर। तो अब यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देने की है कि जब यहाँ पर n रखेंगे, यानी कि हम स्मॉल n रखेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि सेल्फ इंडक्टेंस भी 1 मीटर का पर मीटर यदि बताना हो तो क्या कहेंगे। तो देखो बेटा, L बराबर, ध्यान देना है, यहाँ बहुत ही कन्फ्यूजनल लाइन है यह ना, कई किताबों में गलत लिखा हुआ है। तो L बराबर देखो बेटा, L/L यदि हम कर दें, इसको L/L कर दें, यानी कि सेल्फ इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ कर दें, इसका मतलब यह है कि N तो रहेगा, L नहीं रहेगा, क्योंकि L का मान हमने क्या कर दिया, पर यूनिट लेंथ कर दिया है। तो देखो, यदि ऐसे लिखूं L/L, तो ये बन जाएगा क्या, μ0 n इंटू n स्क्वायर हो जाना, n इंटू n इंटू a। अब यहाँ L नहीं रहेगा, तो इसको क्या कहोगे कि पर यूनिट लेंथ, तब पर यूनिट लेंथ कहोगे। और यदि पर यूनिट लेंथ नहीं है, केवल कि व्हाट इज द सेल्फ इंडक्टेंस यदि निकालना है, तो L बराबर यदि हमको बोलना है तो क्या कहेंगे, μ0 n स्क्वायर a अपान क्या L, तब इस तरह से कहेंगे। क्लियर। तो जब पर यूनिट लेंथ कहेंगे तो एक बात और है कि तब इसकी यूनिट बन जाएगी क्या, हेनरी पर मीटर बन जाएगी, और इसकी देखिए, इसकी यूनिट जब रहेगी तो हेनरी रहेगी बेटा। ओके, तो ये चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें ना कि हेनरी, क्लियर, तब ये होगा। ओके, चलो, तो हाँ, तो ये पॉइंट रहा कि L इक्वल टू μ0 n स्क्वायर a अपान L। ठीक, आ जाओ अब अगला पॉइंट। ये क्लियर हो गए, L की वैल्यू आपने निकाल लिया, L बराबर इतना आया, स्मॉल n बराबर जानते हो n/L होता है, n की वैल्यू पुट कर दिया, n स्क्वायर बाई L हो गया। अब सवाल यह है कि μ0 n स्क्वायर a अपान L। क्लियर। तो देखने से लग रहा है क्या, हेनरी मीटर भी है, तो ये पूरे का मान हेनरी है या कि केवल ऊपर का मान हेनरी है कि नहीं, पूरे की वैल्यू हेनरी ले, क्योंकि L बराबर तो यही आया है ना। देखिए μ0 आए तो नंबर है, यह n ये तो नंबर है, नंबर को हटा दीजिए, μ0 n स्क्वायर तो नंबर है, n कोई संख्या होगी, तो μ0 a है, इसका मतलब मेन μ0 a, और μ0 a ये क्या है, नंबर, तो इसका मतलब ये हुआ कि क्या, हेनरी पर मीटर, और यहाँ पे क्या हुआ बेटा, हेनरी। तो ओके, इसका मतलब ये हुआ कि हेनरी, थोड़ा ऐसे कर दिया जाए इसको, हेनरी पर मीटर यहाँ लगा दिया जाएगा, और यहाँ पे केवल क्या रहने दिया, पर यूनिट लेंथ है ना। तो चलो एक मिनट, L/L की वैल्यू, इसको कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसको आप रहने दीजिए, ऐसे ही रहने दे बेटा, ठीक है, ऐसे ही रहने दो तो सही रहेगा। L बराबर फिर से देखिए एक बार, L बराबर क्या मिला बेटा, इतना मिला, n का मान चलो रख दो, n का स्मॉल n का मान रख दो, स्मॉल l का मान रखें तो L बराबर कितना हो गया हम लोग का, n स्क्वायर बाई L हो गया। तो ऐसे ही कर दो, सही है, रहने दो, L बराबर सो मच, ठीक हो गया। चलो ओके, तो ये था हम लोग का L। तो फिर से देखो बेटा, L बराबर μ0 n स्क्वायर a बाई L, μ0 n स्क्वायर a बाई L, और L क्या था, L कहाँ से आया था, L कहाँ से आया था बेटा, L आया था कब, जब स्मॉल n निकालते हो तो स्मॉल n बराबर कैपिटल N बाई L कहते हो ना, कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो जब लंबाई को हमने 1 मान लिया पर यूनिट, लंबाई को हमने 1 मान लिया पर यूनिट, हाँ, उसमें जितने नंबर्स है उसी को कैपिटल N माने हुए हैं, ठीक नहीं।
इसका मतलब कि जो भी वैल्यू आएगी वो पर यूनिट लेंथ होगी। तो जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय इस बात का ध्यान देंगे। फार्मूला के लिए तो प्रूफ है सामने है। ओके, चलो आगे बढ़ा जाए, इसके आगे चलते बेटा। अब आ जाओ अगला पॉइंट। कहीं पर भी अब दो का आप देखिए, दोनों रिजल्ट याद होने चाहिए। यहाँ पर सेल्फ इंडक्टेंस और सॉलिनॉइड, ये दोनों रिजल्ट याद रहे। चलो अब आ जाते हैं हम लोग, चलते हैं। मान लो कि कोई फ्रेम है और उसका हमको सेल्फ इंडक्टेंस बताना है, उसके लिए क्या करेंगे? चलिए ऐसे करिए, उसको करिए ऐसे ही। हाँ, कोई एक फ्रेम है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए स्क्वायर फ्रेम, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए स्क्वायर फ्रेम। तो सेल्फ आया देखे होंगे, आपके एग्जाम में बार पूछा था कि दो स्क्वायर फ्रेम दे दिया था, एक छोटा एक बड़ा, एक को प्राइमरी मान लिया था तो सेकेंडरी मान लिया था, और पूछ दिया था उसका म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो हो सकता है कि आ जाए ना, अब ये आ जाए, क्योंकि बार बार आ चुका है, प्लेन भी आ चुका है, सॉलिनॉइड भी बार बार आ चुका है ना, कई बार सब आ चुके हैं, तो हो सकता है कि इस बार क्या आ जाए, स्क्वायर फ्रेम। चलिए तो आप देख लेते हैं, इस बेटा स्क्वायर फ्रेम देख लिया जाए। सपोज करिए यह कोई एक स्क्वायर फ्रेम है ना, सपोज करिए कि ये कोई एक स्क्वायर फ्रेम बेटा, ये कोई स्क्वायर फ्रेम है। ओके, और नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? मान लिया जाए कि करंट बह रही है I। ओके, n इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स है। ठीक, बस वही स्टेप वैसे करते चले जाइए। नंबर पहला क्या करते हो, सबसे पहला स्टेप फर्स्ट, 5 बराबर LI, L बराबर 5/I, तो नंबर ऑफ टर्न्स कितना है n, तो लेट टर्न्स इक्वल टू n, तो L बराबर कितना बोलते हो, n 5/I बोलते हो। दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यही बार बार आता है बेटा, ये बिल्कुल ही याद है। यहाँ पे न्यूमेरिकल आएगा सब करने के लिए, सब न्यूमेरिकल वाला पॉइंट है यह। ठीक, तो L की वैल्यू आ गई। अब करंट कितनी बह रही है I, तो अब इसकी फील्ड कितनी होगी? तो जानते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन बेटा, याद आ रहा कि नहीं? स्क्वायर फ्रेम है ना, तो याद करो, पीछे पढ़ा चुका हूँ सर। चलो यहीं पर लिखता हूँ, हाँ याद करो, पीछे वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व है यह। करंट बह रही है I, ओके, I करंट बह रही है। जानते हो फील्ड, यस ला लगा दो, SDP रूल, इनसाइड फील्ड कहाँ है, इनसाइड किसकी, इस वायर की भी, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी। देखो हो गया बेटा, मिला दिया। लंबाई इस वायर की लंबाई L दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, L/2 हो जाएगा। तो R बराबर कितना हो गया, L/2, और ये एंगल कितना, स्क्वायर है तो 45, ये भी हुआ 45 एंगल बन गया। तो एक वायर की फील्ड कितनी हुई, तो देखो यहाँ नाम दे देता हूँ A B C D। तो मैग्नेटिक इंडक्शन वेक्टर ऑफ वायर ना, ऑफ साइड या वायर कर दो, ऑफ साइड कर दे बेटा, ऑफ साइड AB, कितना लिखो, BAB बराबर क्या, म्यू नॉट बाई 4πI/R साइन 45 प्लस साइन 45 सॉल्व कर दीजिए। तो B एक वायर का BAB बराबर म्यू नॉट बाई 4πI/R, R मीन्स L/2, तो 2 ऊपर गया, नीचे L आ गया, इंटू साइन 45 प्लस साइन 45,
तो 2/√2, 1/√2 प्लस 1/√2 कितना आ जाएगा? तो BAB बराबर μ0/4 इंटू 2I/L इंटू 2/√2। तो 2/√2 मीन्स कितना होगा बेटा? 2/√2 यहाँ से हटा दो, इसको कट कर दीजिए और ऊपर वैसे ही रहने दीजिए। तो अब हम क्या लिख सकते हैं इसको? μ0/4 ऊपर भी हाँ 2√2। तो 2 देखो बेटा, ये रूट से काटे होगे, रूट बचा होगा, तो 2√2 देखो काट दीजिए, 2√2 अपान कितना? 4 और क्या? μ0 देखो बेटा, μ0 हो गया, μ0 हो गया, ठीक, अपान क्या? L और क्या? I। तो 2√2 देखना मैं ध्यान से, छूटे नहीं पाई कुछ, देखो 2√2 ओके, μ0/L। तो 2√2 अपान 4 μ0/L और क्या है? I। हो गया सब कुछ। देखिए यहाँ पे √2 से काट दिया और 2 यहाँ है ही, तो 2√2 μ0I, 2√2 μ0I अपान 4 L ओके। तो दिस इज द व्हाट दिस इज द एक वायर का है ना। अब ऐसे सब इसका भी अंदर ही होगा, इसका भी इनसाइड सेम डायरेक्शन में सब होंगे, मीन्स कि बी टोटल कितना हुआ? बी टोटल इसका पूरा बी टोटल कितना होगा? तो देखिए करिए फास्ट, हाँ सॉल्व करिए, बहुत आसान सब कुछ है। ऐसे ही किसी का भी आएगा तो निकाले, लेकिन निकालने में टाइम लगेगा, प्रोसेस आपको अच्छी तरह से पता हो, लेकिन रिजल्ट याद हो। क्यों? क्योंकि एग्जाम के प्रेशर में वहाँ प्रूफ वगैरह हो नहीं पाता है बेटा एग्जाम में, तो रिजल्ट सब याद हो। तो बी टोटल कितना होगा? चलिए बी टोटल फोर्स मल्टीप्लाई कर दिया जाए इसी में, तो जब इसमें फोर्स मल्टीप्लाई कर यह 8 बन जाएगा, तो 8√2 μ0I अपान क्या नीचे आ जाएगा? 4πL। दिस इज द बी। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, टेक्निकल है, टफ है, तो लेकिन बहुत ही सिस्टमैटिक होता है, सब कुछ बहुत ही सिंपल है। हो गया? जल्दी नोट करिए तो आगे बढ़ो। हो गया? बी की वैल्यू निकाल लिया। अब क्या करना है? अगला स्टेप बोलिए जल्दी। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है बेटा? नेक्स्ट स्टेप बी की वैल्यू आ गई तो फाई का मान, तो चलिए अब यहाँ पर ले लिया जाए। चलिए यहाँ ले लेता हूँ फाई की वैल्यू, हाँ ये रख दीजिए ऐसे ही। चलिए फाई की वैल्यू, अब ये वाली वैल्यू में हमको फाई का मान ला करके इसमें रख देना। तो पहले तो फाई का मान निकाला जाए, तो फाई बराबर कितना होगा? फाई बराबर जानते ही हो, बी इंटू ए होता है, तो फाई बराबर बी इंटू ए, बी का मान आप निकाले हुए हैं 8√2 और क्या? μ0I अपान क्या? 4πL ये आप निकाले हुए हैं। और स्क्वायर था, एरिया स्क्वायर की कितनी हो जाएगी? L स्क्वायर, एक स्क्वायर से एक कैंसिल होगा, तो 5 बराबर कितना पा गए? 8√2 μ0I L अपान 4π। फैंटास्टिक, दिस इज द 5 एंड नाउ, हाँ ये तो 5 हुआ, ना, लेकिन हम लोग क्या माने हुए थे वहाँ पर? हम लोग क्या माने क्या थे? एक, हाँ जानते ही हो, हम लोग बाद में जब फाई निकाल लिया जाए, ध्यान देना कि जब फाई निकाल लीजिएगा तब उसके बाद में नंबर ऑफ टर्न्स देखिएगा कि कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, और ये कितने का है? यह एक टर्न का है ना। तो वैल्यू ऑफ ए सिंगल टर्न, यह एक टर्न का है। तो अब आप कहेंगे कि टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो गया? तो फाई ना, फाई
बराबर टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स बराबर कितना हो गया, तो फाई बराबर कितना हो गया, टोटल फाई टोटल एन से इसमें मल्टीप्लाई कर देना है बस। चलिए नीचे देखिए तो हटाते सब, चेक करिए, हटा बेटा, ये तो नोट कर लिया हो ना, ये जल्दी करो, वैल्यू देखो निकाल ली हो कि नहीं, ये फाइनल हो गया। चलो हाँ आ जाओ, देखो तो फाई टोटल कितना बेटा, तो फाई टोटल बराबर कितना हो जाएगा, एन से मल्टीप्लाई करना था ना इसमें, देखो तो 8√2 म्यू नॉट एन आई एल अपान क्या है 4 पाई। ओके, दिस इज द फाई टोटल। अब बाकी का काम कुछ नहीं, बस ला के इसमें पुट कर देना होता है, देख ही रहे हो। तो देयरफॉर एल इक्वल टू एन बाई आई पहले से है, एन बाई आई भी देखो, एन बाई आई पहले से है, फाई की वैल्यू रखनी है यहाँ पर। ओके, फाई का मान देखो, प्रोसेस फाई का मान रख देना है। चलो फाई ले लीजिए यहाँ से, रखो फाई का मान रख दीजिए 8√2 म्यू नॉट एन आई एल अपान व्हाट 4 पाई। आई से आई हट जाएगा, एल बराबर कितना आया 8√2 म्यू नॉट एन स्क्वायर एल अपान 4 पाई। ओके, तो दिस इज द फाइनल आंसर। तो ये क्या था बेटा, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए स्क्वायर ना, तो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए स्क्वायर शेप कॉइल ना, तो स्क्वायर शेप कॉइल यानी कोई आर्मेचर कॉइल हो, उसका सेल्फ इंडक्टेंस कैसे निकालोगे, दिस इज द वेरी फैंटास्टिक। अब कहोगे कि सर 4 से 8 को काट दीजिए, तो बेटा हम क्यों नहीं काटे हैं, उसके पीछे लॉजिक क्या है, इसलिए कि जब न्यूमेरिकल लगाओगे तो ये याद रहेगा ना, जब न्यूमेरिकल में बहुत फायदा करेगा। क्यों, ये वाला याद रहे, म्यू नॉट बाई 4 पाई का मान रख दोगे 10⁻⁷, तो म्यू नॉट तो काट दोगे तो दिक्कत होगी, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई ना, क्या मान कितना हो जाएगा 10⁻⁷ एम की एस सिस्टम में, क्लियर, एम की एस में इसकी वैल्यू, तो इसलिए ना मैं काटा हूँ। तो इसी को याद करना, 8√2 म्यू नॉट एन स्क्वायर एल अपान 4 पाई। अब 4 म्यू नॉट, तो मान लो न्यूमेरिकल आया सॉल्व करने के लिए, तो न्यूमेरिकल आएगा, तो जब म्यू नॉट पर 4 पाई मान लो काटे रहोगे, अब काट दोगे भी, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा पाई, अब फिर जाओगे वैल्यू निकालने पाई का, दिक्कत होगी। तो ऐसे रहेगा, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आसानी होगी। तो क्या देख रहे थे आप, सेल्फ इंडक्टेंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो जो प्रोसेस सेल्फ इंडक्टेंस का है, जस्ट वही प्रोसेस म्यूचुअल इंडक्टेंस का है। अब किसका आएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने को, 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, तीनों में से कोई एक आएगा। क्या, अच्छा, अब या तो सेल्फ आएगा, नहीं तो म्यूचुअल आएगा। अब कौन सा आएगा म्यूचुअल में, 2, या तो 2 कॉइल होंगे, उनके बीच निकालना होगा, नहीं तो सोलिनॉइड का प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल, या तो उसका आएगा, और नहीं तो ऐसे स्क्वायर फ्रेम होगा, एक बाहर होगा और एक अंदर होगा, 2 दे देगा, एक की लंबाई स्मॉल एल होगी, दूसरे की लंबाई कैपिटल एल होगी, क्लियर। और कहेगा म्यूचुअल इंडक्टेंस का मान बताओ, तीनों सॉल्व करिए, चलिए शुरू करिए, निकालिए, राइट डू करो। चलो मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। तो अभी इस एपिसोड में हम लोग लिए हुए हैं, अभी क्या लिए हुए हैं हम लोग, सेल्फ इंडक्टेंस। तो सबका सेल्फ इंडक्टेंस पहले देखेंगे, फिर सबका म्यूचुअल इंडक्टेंस देखेंगे। तो ये था सबका सेल्फ इंडक्टेंस। अब सेल्फ इंडक्टेंस से जुड़ी अन्य बातें तो पीछे वीडियो में नंबर 5 में बहुत सारी चीज़ें बताया हूँ, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो वहाँ था सेल्फ इंडक्शन प्रोसेस डिस्कस हुआ था, और म्यूचुअल इंडक्शन प्रोसेस डिस्कस किए थे हम लोग, और यहाँ पर सेल्फ इंडक्टेंस
और म्यूचुअल इंडक्टेंस देख रहे हैं। लेकिन पहले कंप्लीट सेल्फ इंडक्टेंस, उसके बाद में म्यूचुअल इंडक्टेंस, नहीं तो फिर अगले वाले एपिसोड में पूरा म्यूचुअल अलग और यहाँ सेल्फ इंडक्टेंस। तो फिर आप अभी टॉपिक चल रहा कौन सा, सेल्फ इंडक्टेंस। तीनों याद हो गया रिजल्ट, 3 रिजल्ट आए यहाँ पर प्रूफ, यहाँ पर 3 रिजल्ट प्रूफ आए, तीनों याद हुआ कि नहीं, चेक करो अपना, बोलो जल्दी, लिखो लिखो, लिख प्रैक्टिस करो, कॉपी पे लिखो, अलग से लिख से प्रैक्टिस करो, देखो याद हुआ कि नहीं। हाँ, लिखकर प्रैक्टिस करिए जल्दी, तीनों रिजल्ट लिखिए फटाफट। अब क्या करोगे, वहाँ पे साल प्रूफ करोगे, देख रहे हो प्रूफ कितना लंबा है, वहाँ प्रूफ कर पाओगे एग्जाम में? एग्जाम के दिन नहीं प्रूफ होगा ना बेटा, बोर्ड का एग्जाम देना हो तो वहाँ प्रूफ कर लोगे, टाइम रहता है वहाँ पर, बोर्ड के एग्जाम में टाइम रहता है बेटा, नीट और IIT में टाइम बिल्कुल नहीं रहता, ठीक है। चलो, और अब हम लोगों का पॉइंट है क्या, अब है बेटा कि जो जैसे मान लो कि यदि 2 कॉइल हो ना, चलिए लिख दीजिए कि कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कॉइल्स, या इस हेडिंग को कर सकते बेटा कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ना। अब कौन से कॉम्बिनेशन होंगे, तो 2 कॉम्बिनेशन, कौन कौन, नंबर 1 सीरीज, नंबर 1 सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में एक बात ध्यान देने की ये है कि मान लो ये एक कॉइल है और ये एक दूसरा कॉइल है, ये 2 कॉइल है, इसका सेल्फ इंडक्टेंस L1 है, इसका सेल्फ इंडक्टेंस L2 है, इसमें करंट बह रही है I, इसमें भी बह रही है करंट I, तो क्या होगा, सेल्फ इंडक्टेंस बताना है तो सीरीज में जोड़ना है दोनों को। और जब सीरीज में जोड़ रहे हो, देखो जब सीरीज में जोड़ रहे हो ना, देखो बेटा जब इसे सीरीज में जोड़ रहे हो तो हो क्या रहा है, जब सीरीज में जोड़ रहे हो तो दोनों में सीरीज में एक ही करंट बहती है, पैरेलल में तो करंट अलग अलग हो जाएगी, I1 I2 बह सकती है यदि दोनों पैरेलल कर दूँ। पैरेलल कैसे, पैरेलल मीन्स ये कि एक कॉइल ऐसे है और दूसरी कॉइल ऐसे है, ये पैरेलल हो गया बेटा, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। तो इसमें करंट I है तो यहाँ I1 हो सकता है, इसमें I2 हो सकता है, इसमें करंट अलग हो सकती है लेकिन इसमें करंट अलग नहीं होगी। क्लियर? तो हम लोगों की टॉपिक क्या है, हम लोगों का टॉपिक है सीरीज कॉम्बिनेशन, L2 तो है हम लोग का टॉपिक क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब चलिए, यदि इसका L1 है, इसका L2 है, तो जानते हो कि यहाँ 5 कितना इंड्यूस होगा, 5 बराबर L1 I हो जाना है, और यहाँ पर क्या हो जाना है, 5 बराबर L2 I हो जाना है, करंट I ही रहेगा। दोनों को कंबाइन करना है, दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ दिया। अच्छा, अब दोनों के स्थान पर एक रिजल्टेंट हम लोग मान लें ना, कि दोनों का रिजल्टेंट कितना आया, तो दोनों का जो रिजल्टेंट इक्विवेलेंट सेल्फ L डैश मान लेते हैं ना, दोनों का इक्विवेलेंट हम लोग L डैश मान ले, इक्विवेलेंट सेल्फ इंडक्टेंस L डैश मान लिया, दोनों का मान लिया। और जो रिजल्टेंट 5 प्रोड्यूस हुआ उसको हम मान लेते हैं 5 डैश मान लेते हैं। तो हम लोग बहुत सीधी सी बात है, देखो 5 डैश हम कितना ले सकते हैं, 5 डैश बराबर 5 बार क्या होगा, लॉ कंजर्वेशन से यदि दोनों की कपलिंग अभी टॉपिक आएगा, कपलिंग क्या होता है, अब यहाँ पे एक सवाल है कि कपलिंग क्या है, तो दोनों के बीच की कपलिंग 100% है, यानी मतलब क्या कि जितना फ्लक्स इसका है इसको ऐसा रखा गया है इसके ऊपर या इसके सीरीज में
कि जितना फ्लक्स इसका है उतना फ्लक्स इसमें से पास कर रहा है, तो कहोगे 100% कपलिंग हो रही है। कपलिंग जोड़ना, कपलिंग जैसे जो ट्रेन के डिब्बे जो आपस में जोड़े जाते हैं तो क्या कहते हो, कपलिंग, जोड़ना, है ना। तो फाई डैश बराबर, तो हम लोग मान के चलते हैं कि देयर इज नो लॉस ऑफ द एनर्जी, हम मान के चलते हैं। लेट अस कंसीडर नो फ्लक्स लीकेज, नो फ्लक्स लीकेज। तो हम ये मान के चलते हैं कि कोई फ्लक्स लीकेज नहीं हो रहा है। तो जब नहीं हो रहा है तो फाई डैश बराबर क्या करना बेटा, फाई 1 प्लस फाई 2 करना है। तो फाई डैश बराबर फाई वन में क्या हो गया, L1I प्लस फाई 2, देखिए वहाँ पे फाई 2 कितना बेटा, बोलिए जल्दी वहाँ से, L2I। अब ये तो इक्विवेलेंट वाला है, L डैश बराबर, तो L डैश फाई डैश का मान रखा जाएगा L डैश I। जो इक्विवेलेंट आएगा उसमें भी तो करंट वही ना रहेगी, सीरीज में तो एक ही करंट रहेगी। तो I बराबर क्या होगा, L1I प्लस L2I, I टेकन कॉमन, L डैश इक्वल टू L1 प्लस L2। दिस इज द फैंटास्टिक इक्वेशन। तो दिस इज द फैंटास्टिक इक्वेशन। तो किसमें, सीरीज, ओके, सीरीज। और आपने क्या माना है यहाँ पर, आप माने क्या है कि m का मान, हाँ बेटा, m दोनों के बीच में कपलिंग। चलिए अभी हम यहाँ इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। 100% कपलिंग है दोनों के बीच। हो गया। तो अभी था ये, आ जाइए अब अगला पॉइंट क्या, तो अभी आप ऐसा करिएगा ना बेटा, अभी ये आप ऐसा करिएगा कि यहाँ पे थोड़ा सा इसमें करेक्शन के लिए पॉइंट, कि अभी आप ऐसा करिएगा कि यह दोनों ना, अभी हम लोग कपलिंग पे ध्यान नहीं दे रहे हैं और ये हम लोग दोनों को मान के सॉल्व कर रहे हैं कि बोथ कॉइल्स आर, अभी इसके क्योंकि अभी कपलिंग पहले मैं थोड़ा ले लूँ टॉपिक, तो कपलिंग तब उसके बाद सॉल्व किया जाएगा कपलिंग का क्वेश्चन, पहले कपलिंग पढ़ा दूँ तब। तो अभी क्या माना बेटा कि दोनों ये कॉइल सीरीज कॉम्बिनेशन ना, अब एक केस कर दीजिएगा कि व्हेन, हाँ अलग से लिखिए कि व्हेन बोथ कॉइल्स आर एट लॉन्ग डिस्टेंस, एक कंडीशन लगाइएगा, क्योंकि यदि अभी हम लॉन्ग डिस्टेंस यदि नहीं लेंगे तो यहाँ m की वैल्यू लेनी पड़ेगी हमको, यहाँ m की वैल्यू लेनी पड़ेगी। m की वैल्यू मीन्स कि उनके बीच म्यूचुअल इंडक्शन है कि नहीं, तभी भी बताना पड़ेगा अभी। और अभी हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़े नहीं है, इसलिए अभी हम लोग इसकी वैल्यू नहीं ले रहे हैं ना। तो अभी हम लोग केवल क्या मान के चल रहे हैं, क्या मान के चले बेटा, लॉन्ग डिस्टेंस। तो जब लॉन्ग डिस्टेंस होगा, क्योंकि हमको m नहीं ले रहे हैं हम लोग, इसका मतलब कि दोनों के बीच में m का मान क्या है, 0। m को क्या कहते हो, म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो लिखिए वहाँ पर इस क्वेश्चन में जो हम लोग का रिजल्ट आया बेटा, वहाँ पर साफ साफ लिखो कि व्हेन, ये कब के लिए है, व्हेन m बराबर 0, यानी नो कपलिंग कर दीजिए ना, क्योंकि अच्छा, और यदि 100% कपलिंग होगी तो क्या होगा, तो m की वैल्यू रखना पड़ेगा, m का मान लेना पड़ेगा, m लेना पड़ेगा। हम लोग ये m लिए नहीं है, तो इसलिए L डैश बराबर क्या है, सीधा सीधा L डैश बराबर L1 प्लस L2। यह कब के लिए सही है, ये कब के लिए सही है, जब दोनों कॉइल बहुत ही दूर दूर रखे हों, यानी कि उनके बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस का मान 0 हो। म्यूचुअल इंडक्टेंस m बराबर क्या हो, 0 हो, ये तब के लिए हो गया। चलो बेटा, ठीक ऐसे ही बाय द सेम वे, बाय द सेम प्रोसेस, बाय द सेम वे एंड सेम प्रोसेस, क्या कहोगे, अब
पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, तो आ जाओ देखो नेक्स्ट पॉइंट डालिए। पैरेलल कॉम्बिनेशन, नेक्स्ट पॉइंट पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन देखा क्या हुआ रिजल्ट, सीरीज का सीधे याद करिए, न्यूमेरिकल आएगा यहाँ से। तो L डैश बराबर क्या करोगे L1 प्लस L2, L डैश बराबर L1 प्लस L2, कब, जब m का मान हो 0 तब, यानी कि जब दोनों कॉइल क्या हो, लॉन्ग डिस्टेंस पर सिचुएटेड हो, या नहीं तो उसका ओरिएंटेशन ऐसा हो कि उनके बीच m का मान 0 हो। तो एक कब होता है, m का मान 0 कब होगा बेटा, m बराबर 0 कब, या तो ये कॉइल हो लॉन्ग डिस्टेंस, दूसरा यहाँ हो ये L1 ये L2 और दोनों को कनेक्ट कर दिया जाए, तो दिस इज द सिचुएशन, m विल बी 0, दिस इज द केस नंबर 1। और कोई दूसरा केस, यह एक कॉइल हो, दूसरा कॉइल ऐसे हो, मीन्स दोनों के बीच का एंगल 90 हो, अवश्य ही उनके बीच m का मान 0 होगा, तो m विल बी 0 इन दिस केस आल्सो, तो m विल बी 0। इसका मतलब ये हुआ कि उनके बीच म्यूचुअल इंडक्शन होगा कि नहीं, तो दैट विल डिपेंड्स ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल्स। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा या नहीं, म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल। ओके, अब हम कहते हैं, तब यही पे आइए, तब फिर मैं पहले ये डिस्कस कर दूं, क्या डिस्कस कर दूं, यहीं पर मैं कपलिंग कोफिशिएंट डिस्कस कर दूं, ठीक है ना। तो अब चलो बेटा एक लाइन लिख दीजिए कि हेडिंग पहले कर दीजिए कि कपलिंग कोफिशिएंट क्या होता है। कपलिंग कोफिशिएंट को K से रिप्रेजेंट करते हो, और ये K बराबर क्या होता है, तो पहले फॉर्मूला नोट कर लीजिए, इसको अलग कर दो बेटा, इसको ऐसे। तो कपलिंग कोफिशिएंट क्या होता है बेटा, K होता है, तो K बराबर m अपान अंडर रूट ना L1 L2 होता है, याद रहे फार्मूला यह। m क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस, L1 क्या, ये से न्यूमेरिकल तुम्हारे एग्जाम में कई बार आया हुआ है, कई बार एग्जाम्पल आया हुआ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, याद करो, कर लिया। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस m बराबर कितना होगा, देखो K अंडर रूट L1 L2, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, m इक्वल टू K अंडर रूट L1 L2 हो गया कपलिंग। अब सवाल ये है कि कपलिंग कोफिशिएंट, चलो जल्दी नोट करो, मैं आगे बढ़ूँ। म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल, लिख लिया। इसके बाद लिखो कि कपलिंग कोफिशिएंट K बराबर क्या होता है, लिखिए वहाँ पर K बराबर m अपान अंडर रूट L1 L2, क्लियर हो गया। ये प्रैक्टिकल रिजल्ट है ना, प्रैक्टिकल रिजल्ट, m बराबर K अंडर रूट L1 L2 लिख लिया। चलो अब जा देखो आगे, फास्ट, वेरी फास्ट करिए, आगे देखो, देखो अब, हाँ जी, अब जब कभी भी ऐसा हो, जैसे मान लीजिए सपोज करो कि यह एक कॉइल है, यह एक कॉइल है, ठीक, और हम ऐसे कपलिंग कर रहे हैं, देखो दूसरा कॉइल ले रहे हैं, अब पहले वाले को हमने प्राइमरी मान लो माना, और दूसरे वाले को सेकेंडरी। कपलिंग कितना है, जो भी पहले वाले की लाइंस हैं, जितनी लाइंस पहले वाले की हैं
सब के सब दूसरे के अंदर भी आ रही हैं कि नहीं आ रही है? आ रही कि नहीं आ रही? आ रही है। तो दिस इज द आइडियल सिचुएशन, यही है आइडियल सिचुएशन ना। तो देखो प्राइमरी आ रही है ना सर, तो इसे कहते हैं क्या? 100% कपलिंग। क्या बोलते बेटा? 100% कपलिंग बोलते हैं इसको। और जब 100% कपलिंग होती है तो के का मान 1 होता है, के का मान 1 होता है, तब के बराबर 1 होता है। 100% कपलिंग, के का मान 1 होता है। क्लियर हो गया? और अब मान लो के का मान 1 हो गया ना, तो m बराबर क्या पा जाओगे? सीधा L1 L2 पा जाओगे ऐसे केस में। दिस इज द आइडियल केस, दिस इज द आइडियल केस मीन्स। अब के को क्या कहोगे? तो के को ना कहते हैं कपलिंग कोफिशिएंट। कपलिंग के को कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा? के को कपलिंग कोफिशिएंट कहते हैं। अब देखो, तो अब यहाँ पे जो लाइन्स है, अब यहाँ पे देखिएगा इस ओरिएंटेशन में क्या हो रहा है। जो लाइन्स यहाँ है ना वो इस दिशा में है और इसमें कपलिंग इसमें होनी है, इस दिशा में होनी है। परपेंडिकुलर दो कॉइल हैं तो कभी भी उनके बीच में कोई भी फ्लक्स लिंक नहीं होनी है। यदि हॉरिजॉन्टल है तो पक्का होनी है ना। इसीलिए कहा गया लॉन्ग। क्यों? क्योंकि इसकी फ्लक्स कहाँ तक जाएगी, निकलेगी इसमें से तो इनफाइनाइट तक जाएगी। और यदि उसी के एक्सिस पर रखा हुआ है तो कुछ न कुछ कपलिंग जरूर होगी, चाहे भले ही वो 0.1 हो, होनी जरूर है ना। 0.01 भी हो सकती है, तो होनी जरूर है। तो इसलिए कहते हैं कि एट लॉन्ग व्हाट विल हैपन व्हेन इट प्लेस्ड एट द लॉन्ग डिस्टेंस, तो उसको इतना कम होगा कि हम लोग उसको क्या मान लेंगे? 0 मान लेंगे। इसलिए वो लॉन्ग। तो यहाँ पर m का मान 0। और जब देखो, जब m बराबर 0 हुआ तो L1 L2 तो 0 कभी होता नहीं। तो जब m बराबर 0 हुआ ना, देखो जब m बराबर 0 हुआ इसका मतलब कि k का मान अपने आप 0 हो गया। k का मान अपने आप 0 हो गया। अब यहाँ पे देखिए m बराबर 0 है ना, तो कपलिंग 0 है, तभी m बराबर 0 हुआ होगा। क्यों? क्योंकि L1 L2 कभी 0 होता नहीं। कभी भी किसी भी कॉइल का L1 कैन नॉट 0, L2 कैन नॉट 0। किसी कॉइल का L1 L2 कभी 0 नहीं होता, लेकिन M हाँ हो सकता है। देखो L1 किसी कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस कभी 0 नहीं होता, नेवर नेवर। बट M कैन बी 0, M 0 हो सकता है, M 0 हो सकता है। और जब M 0 होगा तो K विल बी आल्सो 0। क्यों? इक्वेशन में देखो, M को 0 करो तो M बराबर 0 तो K बराबर 0। क्यों? कि यह 0 नहीं होगा। तो क्या देख रहे थे आप? क्या पढ़ रहे हो? क्या पढ़ रहे बेटा? कपलिंग क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस कैसे निकलता है, क्या आएगा एग्जाम में? सोचो। सारे वीडियो सिस्टमेटिक पढ़ते आ रहे हो तो कोई ऐसी लाइन बची हुई है जो तुम न जानते हो? यहाँ तक कि सारी लाइनें किताबों में भी नहीं होंगी। ढूंढ के देखो, कोई किताब उठा के देखो, क्या वीडियो की सारी लाइनें किताबों में मिलती हैं? कुछ भी नहीं ना। तो किताबें अधकचरे में लिखी गई हैं ना। कुछ यहाँ लिख दिया, कुछ वहाँ लिख दिया, कुछ लिख दिया जो भी सामने समय लिखते समय जो मिल गया वो लिख दिया हाँ, जो लिखते समय मिल गया वो लिख दिया। ओके बेटा, तो ये है तो कंप्लीट सिलेबस, यानी कि कोई ऐसी लाइन ना हो आपके आईआईटी का और आपके नीट का या बोर्ड का, ऐसी कोई लाइन ना हो कि जो चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो 1 नंबर का, चाहे 3 नंबर का सवाल हो, चाहे 4 नंबर का सवाल हो, यानी बोर्ड के लिए ना। बोर्ड का होता है ना कि 1 नंबर के भी होते हैं, 2 नंबर के, 3 नंबर के होते हैं ना। और नीट का तो सब 4 नंबर का है ना। ऐसे ही आईआईटी में तो चाहे आईआईटी के क्वेश्चंस हो, चाहे नीट के क्वेश्चंस हो, चाहे नीट का सिलेबस हो, चाहे आईआईटी का हो, चाहे बोर्ड का हो, चाहे इंडिया के किसी भी स्टेट के बोर्ड का हो, तो हर लाइन वीडियो में मिलनी चाहिए, ताकि बच्चा वीडियो देख रहा हो, वीडियो से पढ़ रहा हो, तो उसको कहीं अन्यत्र कुछ छूने की ज़रूरत ना हो। ओके, तो फिलहाल यहाँ तक तैयार हो गया होगा आपका? हो गया? यहाँ तक पहुँच गए हैं? चलो, तो हम लोग अभी जा रहे थे देखने। तो अब हमें बीच में हमने बताया कपलिंग का बात आ रही थी बार बार, तो हमने बताया दिखाया कि कपलिंग का क्या होता है। तो कपलिंग डिपेंड्स ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल।
दो कॉइल के बीच में कपलिंग का मतलब होता है कि उनका कितना परसेंट एक फ्लक्स में से निकलने वाली जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज हैं वह दूसरे में कितना परसेंट इन्वॉल्व हैं। तो द फैक्टर विच शोज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द फ्लक्स ऑफ वन कॉइल इनटू द अदर कॉइल इज कॉल्ड कपलिंग फैक्टर। हाउ मच परसेंट involvement of the magnetic flux of one coil into other coil. So that represented by coefficient that is represented by k, and the maximum value of the k is 1, and therefore this will be always k की वैल्यू क्या होगी, always less than 1। हमेशा इसका मान 1 से कम ही होगा, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि 100% के मीन्स के बराबर 1 मीन्स 100%। नाउ कम ऑन द अदर पॉइंट, अगला पॉइंट। अब हम सेल्फ इंडक्टेंस अभी हम लोग सीरीज में पढ़ चुके थे, और अब हम लोग देखने जा रहे हैं बेटा सेल्फ इंडक्टेंस इन द पैरेलल। तो अभी पैरेलल के पहले अभी एक बात और, क्या, हाँ बेटा पैरेलल के पहले एक बात और क्या देखना था हम लोगों को कि यदि सीरीज में सीरीज कम्बिनेशन में लेट, तो पहले हम लोग क्या देखे, पहले केस में देखा है नंबर 1 केस, सीरीज का ऐसे कर दीजिएगा कि सीरीज कम्बिनेशन। तो पहला केस फर्स्ट, पहले वाले में क्या था बेटा, m बराबर 0 माने तो l डैश बराबर l बराबर 0 माने तो l डैश बराबर क्या आया है, L1 प्लस L2 आया, पहला केस। केस सेकेंड क्या, m इक्वल टू नॉट 0, m इक्वल टू नॉट 0, तब l डैश का मान क्या आएगा। यदि कपलिंग लॉन्ग डिस्टेंस ना होता, यानी अभी जो डिस्कस किया बेटा, तब क्या होता, तो L1 प्लस L2 प्लस माइनस 2m होता बेटा। अंडरलाइन दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, याद करिए फटाफट कि L डैश बराबर L1 प्लस L2 बेटा, L1 प्लस प्लस माइनस 2। अब सवाल यह है कि प्लस माइनस 2m, m क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस, m इक्वल टू म्यूचुअल। अब ये साइन प्लस कब होगी, तो पॉजिटिव व्हेन डायरेक्शन ऑफ करंट इन बोथ coils are same। when direction of current in both coils are same, तो जब दोनों में डायरेक्शन सेम होगा तो तब क्या होगा, पॉजिटिव। अच्छा, अब सवाल यह है कि नेगेटिव कब होगा, तो जस्ट उल्टा कर दीजिए, ये साइन नेगेटिव कब ले लीजिएगा, when current in opposite direction, ओके। तो कब प्लस लेना है और कब माइनस लेना है, तो ये था बेटा सीरीज कम्बिनेशन। और अब आ जाइए फटाफट किस पे, पैरेलल कम्बिनेशन। ठीक वैसे जैसे प्रूफ किया हूँ, यदि प्रूफ किया जाए दो कॉइल ना पैरेलल में, वैसे ही यदि प्रूफ किया जाए, तो हम पूरा प्रूफ नहीं कर रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है बेटा I1 I2। यदि प्रूफ किया जाए तो L डैश का मान क्या आएगा, L डैश इक्वल टू L1 L2 प्लस माइनस 2m अपान L1 प्लस L2 L1 L2 क्या बेटा, L1 L2 माइनस, एक सेकेंड, L डैश बराबर क्या आएगा, L1 L2 माइनस m स्क्वायर अपान L1 प्लस L2 प्लस माइनस 2m। ओके, तो दिस इज द फैंटास्टिक रिजल्ट, अंडरलाइन दिस।
हाँ नोट करो बेटा। अब फिर वही बात, यहाँ बी श्योर दिस इज द माइनस ऑलवेज, बी श्योर दिस इज ऑलवेज माइनस, दिस साइन विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव, the lower that will be the positive or negative, and that depends on the direction of the current. तो ये प्लस कब, पॉजिटिव कब, करंट सेम डायरेक्शन में, करेंट्स इन सेम डायरेक्शन, और पॉजिटिव नेगेटिव कब, currents in opposite current in opposite direction। क्लियर हो गया? चल बेटा, तो क्या पढ़ रहे थे हम लोग, पढ़ाई हो रही थी, धुनाई हो रही थी बेटा, धुनाई कर रहे थे हम लोग किसका, सेल्फ इंडक्शन, क्या, क्यों, कैसे। और इससे आगे आपको कुछ जानने की ज़रूरत ही नहीं है, चाहे आईआईटी का एग्जाम देना हो, चाहे नीट का एग्जाम देना हो, इससे ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे मान लो इसका प्रूफ है L डैश इक्वल टू, कोई ज़रूरत नहीं है, यदि ये इतना याद रहे एग्ज़ाम के दिन तक, दैट विल बी द सफिशिएंट। क्यों कि जब भी आएगा तो इस पर न्यूमेरिकल देगा, L1 L2 का मान दिया रहेगा, डायरेक्शन का मान दिया रहेगा, करंट का बताया रहेगा कि सेम डायरेक्शन में कि दो कॉइल के बीच, और म्यूचुअल इंडक्टेंस का मान दिया रहेगा, न्यूमेरिकल होगा। यहाँ पर भी जब आएगा ना तो या तो फार्मूला आ जाएगा, तो जनरली आया क्या है, यहाँ से जब भी क्वेश्चन पूछा गया आपके आईआईटी नीट में, तो फार्मूला नहीं पूछा गया है, न्यूमेरिकल पूछा है। और जनरली कौन सा इक्वेशन पूछा है, जनरली पूछा है आपसे K बराबर m/√L1 L2, ये बार बार पूछा है इसको, है ना, इसको बार बार पूछा है। तो सारी चीज़ें, सारी बातें अच्छी तरह से तैयार हो यहाँ पे, ठीक हो गया, तैयार हो गया यहाँ पे। तो केस फर्स्ट, जब m का मान 0 था तब क्या था, केस सेकेंड m डैश इक्वल टू m का मान जब 0 नहीं था तब क्या था, तो देखिए तब जब m का मान 0 जब नहीं था तो वैल्यू रहेगी 2m, है ना। पॉजिटिव को लेना है, नेगेटिव का लेना, जो कंसेप्ट यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव का वही कंसेप्ट यहाँ पर भी पॉजिटिव नेगेटिव का, ठीक। चलिए, तो हाँ, यहाँ पर अभी आपके एग्जाम में ना, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था, मैं बता दूं, अभी शायद इसी साल है या पिछले साल का क्वेश्चन आया हुआ है, तो मैं क्वेश्चन को जैसा यहाँ रिवाइज करा दूं। हाँ चलो बेटा, लिख दीजिए कि टू कॉइल्स और कनेक्टेड, शायद इसी साल का क्वेश्चन उठाइए। तो टू कॉइल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, two coils are connected in series such that their currents in the same direction, and coupling is tight. What will be? Let their self-inductance are 4 millihenry and 16 millihenry. What will be
म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी अभी जस्ट आपके एग्जाम में पूछा गया था, म्यूचुअल इंडक्टेंस। ट्राई टू डू, जल्दी मार दीजिए फटाफट आंसर, तुरंत मारिए आंसर सब लोग। एक का 4 मिली है, एक का 60 मिली। हाँ, इनसे मारिए फटाफट। हो गया, आ सकता है ना? आपके एग्जाम में पहले ही आ चुका है तो आ सकता नहीं सर, इस बार फिर दोबारा आ सकता है। क्वेश्चन बहुत ही आसान, अभी अभी थ्योरी पढ़े हुए हो, मार दो दाना दाना, आंसर आ जाना चाहिए सबका, कुछ भी है नहीं। कुछ दिक्कत आ रही है क्या भाई? हैं, सोच रहे हो के का मान क्या रखें, ये सोच रहे हो ना? हैं, के का मान क्या रखोगे? क्यों यही सोच रहे हो के का मान क्या रखें? के मान के लिए देखो यहाँ दिया हुआ है बेटा, क्या दिया हुआ है? हाँ, एग्जाम में ऐसे ही पूछा हुआ है, कहा है कि कपलिंग टाइट है। टाइट कपलिंग का सेंस होता है यहाँ पर ना, ये टेक्निकल लैंग्वेज है टाइट, टेक्निकल लैंग्वेज टाइट। इसका सेंस क्या है कि कपलिंग एक दूसरे के ऊपर है, एक दूसरे के ऊपर का मतलब है कि 100% है। तो इस टाइट शब्द जब देखना क्वेश्चन में ना, ये सब ऐसे ही, यही इसीलिए मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत है। P100 फिजिक्स, सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, सब कुछ सॉल्व करा दूंगा टोटल 100%, कुछ भी छूने की जरूरत ही नहीं है केवल वीडियो के अलावा। हाँ, कुछ भी नहीं, केवल वीडियो, 100% सारे क्वेश्चन मिल जाने सब कुछ। तो टाइट मीन्स आइडियल। यदि टाइट शब्द आ गया बेटा, इसका मतलब कि के का मान वहाँ पर 1 लेना, क्योंकि कपलिंग को क्या कहोगे? कहोगे कि कपलिंग कितनी है? 100% है ना, कहोगे कि कपलिंग 100%, यानी के का मान 1 लेना है, बस सॉल्व हो गया। अब देखो, यदि यही बात नहीं पता रहेगी तो दिक्कत हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या हुआ, m का मान पूछा है, कुछ नहीं, m बराबर, देखिए m बराबर क्या, कि फार्मूला याद रहना चाहिए कि अंडर रूट क्या, L1 L2, तो m बराबर K1 हो गया, अंडर रूट L1 कितना दिया बेटा? 4 मिली हेनरी, 4 मिली हेनरी इंटू दूसरा कितना दिया है? 16 मिली हेनरी, बराबर कितना हो गया? अंडर रूट 64। अब मिली हेनरी गुणे मिली हेनरी बाहर निकल गया ना, तो 64 और 64 मतलब 8 ना, 8, तो 8 मिली हेनरी, दिस इज द आंसर। क्या हो गया बेटा? हो गया, तो 8 मिली हेनरी, एम की वैल्यू कितनी आ गई? 8 मिली, बस तो आंसर हो गया। तो ऐसे ही कुछ भी, अब मान लो, चलिए आइए दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, फटाफट ले लीजिए, तो एक और हो गया, ये सॉल्व करिए जल्दी से, जल्दी करो भाई, चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। टू कॉइल्स, जल्दी से करिए, टू कॉइल्स carrying current in same direction. Two coils carrying current in same direction are connected together such that
coupling each 50%. Let self inductance are how much? 4 millihenry and 9 millihenry, then what will mutual inductance? Then what will mutual inductance? मार दो जरा जल्दी से, निशान मारिए फटाफट। सॉल्व करिए जल्दी, सभी लोग करिए अपना अपना। हो गया होगा, बहुत आसान, बहुत सिंपल। हाँ बस एक, चलो बेटा आंसर m बराबर k L1 L2, यही ना। m बराबर, देखो k का मान दिया 50%, 50% मीन क्या? 0.5, 1/2, 50% यानी 0.5, बस और कुछ नहीं। हाँ L1 के बाद देखो कितना दिया है, 4 मिलीहेनरी इंटू हाउ मच, दूसरा कितना है 9 मिलीहेनरी, हो गया। आंसर आया कितना? आगे देखिए m बराबर, m इक्वल टू हाउ मच 0.5 इंटू 9 इंटू 4 36 तो इंटू 6 मिलीहेनरी, हो गया। इंटू 6 मिलीहेनरी मीन्स कि m बराबर 6 गुणे 5 30, 3.0 मिलीहेनरी। यस, दैट इज आंसर, दिस इज द आंसर। तो ऐसे ही कुछ, अब मान लीजिए कह दिया कि 50% दिया, मान क्या है कि दो कॉइल है, उनको आपस में जोड़ा गया है, ठीक है, और दोनों बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, दोनों को जोड़ा गया है ना। उसे बताओ कि उसमें उसका म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना है? 0। किसने नहीं क्या मारना? 0। लॉन्ग डिस्टेंस कह दिया, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल्स में ध्यान देना बेटा। यदि आपको कह दिया लॉन्ग डिस्टेंस ना, या आपसे एक कह दिया कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ऐसे और फिर ऐसे, तो ये अवश्य ध्यान दीजिएगा। तो तुरंत भी ये मत कहे कि दो 90 डिग्री पर दिए हुए हैं। अब इसी क्वेश्चन को मैं कर दूं कि दे आर टू कॉइल्स कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन, टू कॉइल्स कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन, प्लेस्ड परपेंडिकुलरली टू ईच अदर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द म्यूचुअल इंडक्टेंस, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। किसे मारोगे निशान? जल्दी बोलो, किसे मारोगे? हाँ निकाल लो, 9 गुणे 4 करोगे? नहीं, परपेंडिकुलर रखा है ना, m होगा ही नहीं, तो कहोगे m बराबर 0। किसमें निशान मारना है? लॉन्ग डिस्टेंस हो, परपेंडिकुलर हो रखा हुआ ना 90 पर, तो कहोगे यहाँ पर भी m बराबर 0, यहाँ पर भी m बराबर 0। पक्का? क्लियर? सॉल्व करोगे, कहीं कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तैयार हो गया फर्स्ट क्लास? तो आज का पूरा एपिसोड रहा किस पर? सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, सीरीज में कैसे निकालते हो, पैरेलल में कैसे निकालते हो, किसी प्लेन कॉइल का कितना होता है, किसी सोलेनॉइड का कितना होता है, किसी स्क्वायर फ्रेम का कितना होता है, निकालने का प्रोसेस क्या है, उसका फार्मूला क्या है, सब कुछ याद हो गया? जल्दी बोलो, याद हुआ कि नहीं? याद हुआ? हाँ, फर्स्ट क्लास याद होना चाहिए। जल्दी बोलो सारा सब कुछ, लिखो जल्दी सब, देखो याद हो गया कि नहीं हो गया, रफ पे प्रैक्टिस करो। क्लियर? तो चलिए बेटा, आज का एपिसोड यहीं पर रोक देते हैं, ठीक है। तो ये था सेल्फ इंडक्टेंस का डिटर्मिनेशन और उस पर न्यूमेरिकल्स कैसे आएंगे, और अगला एपिसोड होगा पूरा डिटेल कंप्लीट म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे निकालोगे, फिर न्यूमेरिकल्स देख के क्या क्या आएगा वहाँ पर, ओके। और फिर
फ्लक्स लीकेज क्या होते हैं, मैग्नेटिक एनर्जी का लॉस क्या होता है, एडी करंट क्या होता है, ट्रांसफार्मर क्या होता है, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या एसी डीसी मोटर्स वगैरह क्या होते हैं। क्लियर है? तो जो भी पढ़िए क्या, क्यों, कैसे, जो एक एपिसोड पढ़िए तो गजब का पढ़िए। क्लियर? क्या पढ़ रहे हैं? P100 फिजिक्स। ओके, तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। किसमें मिलेंगे हम लोग? म्यूचुअल इंडक्टेंस लेकर के मिलते हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। ओके।